तो अपन डिटरमिनेंट का रिवीजन कर रहे थे, उसी को और अपन कंटिन्यू करते हैं। क्रैमर्स रूल, अब ये कब काम आता है? सपोज मेरे को इक्वेशन दिया हुआ है 6x + y - 3z is 5, x + 3y - 2z is 5, 2x + y + 4z is 8। अब मेरे को यहाँ पे x, y और z का वैल्यू फाइंड करना है। मेरे को यहाँ पर x, y, z का वैल्यू फाइंड करना है, तो अपन विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्रैमर रूल में अपन को क्या क्या चाहिए होता है? अपन यहाँ पे 4 डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, एक d, d1, d2 और d3। अपन 4 क्रैमर रूल का 4 डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, d, d1, d2, d3। अब d क्या होता है, वहां से स्टार्ट करते हैं। d होता है x, y, z का कोफिशिएंट, x, y, z का कोफिशिएंट। तो 6, 1, -3, 1, 3, -2, 2, 1 एंड 4। कोई भी रो या कोई भी कॉलम से अपन इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है डिटरमिनेंट। मैं रो 1 से सॉल्व कर रहा हूं, तो आंसर आ गया 6 × 14 -1 × 8, 84 - 8 + 15, 91। तो मेरा डी आ गया 91। और जब भी अपन क्रैमर रूल यूज करते हैं, सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि डी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डी इज नॉट इक्वल टू 0। अब मैं d1, d2 और d3 फाइंड करूंगा। d1 इज, अब मैं कॉलम 1 की जगह ये सॉल्यूशन वाला पोर्शन लिखूंगा, बाकी कॉलम 2 और 3 एज इट इज। 6 और 2 की जगह 5, 5, 8, ये 1, 3, 1, -3, -2 और 4 एज इट इज। अब इसको सॉल्व करो, यहीं से सॉल्व करते हैं। तो 5 × 12 + 2 -1 × 20 + 16 -3 × 5 - 24 -1 × 32 -3 × -19 70 -32 + 57। देखो कितना आ रहा है। ये 36 होगा, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 91। तो मेरा d1 भी आ गया 91। अब सिमिलरली d2 निकालेंगे। d2 में क्या होगा, कॉलम 2 अपन चेंज करेंगे 5, 5, 8 के साथ, कॉलम 1 और 3 एज इट इज रह जाएगा। तो d2 हो गया 6, 1, 2, इसको अपन चेंज कर रहे हैं 5, 5, 8 के साथ, और लास्ट वाला था -3, -2 एंड 4। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। 6 × 20 + 16 -5 × -3 × 8 - 10, 6 × 36 -5 × 8 -3 × -2। कैरी 3 तो ये आ जाएगा 182। d2 आ गया 182। सिमिलरली d3 में क्या होगा, कॉलम 3 रिप्लेस हो जाएगा 5, 5, 8 से, d3 हो जाएगा 1, 3, 1, 5, 5, 8। 6 × 24 - 5 -1 × 8 - 10 + 5 × 1 - 6 -1 × -2
कितना हो जाएगा देखो, तो ये आ जाएगा 91, ये आ जाएगा 91। तो मेरा आंसर क्या क्या आया, डी आया 91, D1 भी आया 91, D2 आया 182, D3 आया 91। ये मेरा 4 सॉल्यूशन आया। पर अपन क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में तो अपन को एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना था, अपन इतना क्यों सॉल्व किया, क्रैमर रूल के हिसाब से अब एक्स का वैल्यू हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा D1 बाई डी, वाई हो जाएगा D2 बाई डी, Z हो जाएगा D3 बाई डी। बस को सिंप्लीफाई करो तो 91 बाई 91, एक्स का वैल्यू 1, 182 बाई 91, वाई का वैल्यू 2, 91 बाई 91, Z का वैल्यू 1। तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1, वाई का आ जाएगा 2, Z का आ जाएगा 1। हो गया आंसर कंप्लीट। कोई डाउट यहां तक? अब क्रैमर रूल का एक छोटा सा टेबल, अब हो सकता है डी का वैल्यू 0 नहीं था जैसे इस केस में हुआ, या हो सकता है डी का वैल्यू 0 निकल कर आए, कि दो केस हो सकता है, आइदर D1 इज नॉट इक्वल टू 0 और आइदर D इज नॉट इक्वल टू 0 और D का वैल्यू इज 0। ये दो केस पॉसिबल है। D 0 नहीं है, D1, D2, D3, D1, D2, D3, अब अपन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, D1, D2, D3 कुछ भी आपसे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मेरा D 0 नहीं है तो मेरा X, Y एंड Z का सॉल्यूशन, X, Y, Z का एक एक सॉल्यूशन आएगा। X, Y, Z का मेरे एक अलग अलग सॉल्यूशन आएगा, या मैं बोल सकता हूं मेरा एक एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। हो सकता है X, Y, Z का तीनों का वैल्यू सेम आए, पर तीनों का एक एक वैल्यू जरूर आएगा, सेम हो सकता है 0 भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, पर एक एक वैल्यू जरूर आएगा। अब आता है डी का वैल्यू 0 है, अब इसमें फिर दो केस और हो जाएगा, डी का वैल्यू 0 में और दो केस अब हो जाएगा। एक तो हो सकता है D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू 0, या फिर D1, D2 या D3, इसमें से ये लोग 0 नहीं है, इसमें से कुछ एलिमेंट 0 नहीं है, तब क्या होगा, अगर मेरा तीनों 0 नहीं है, ये वाला सिचुएशन है, तो नो सॉल्यूशन, यहां पे मेरा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और अगर सब 0 है तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन इसमें आ सकते हैं। तो अगर D1, D2, D3 0 है तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अगर इसमें से कोई भी 0 नहीं है तो नो सॉल्यूशन, यहां पे मेरा एक भी सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा। कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। सपोज मेरे को क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इज 6, x प्लस 2y प्लस 3z इज 10, x प्लस 2y प्लस लैम्बडा z इज म्यू। ये दो वेरिएबल दे दिया, यहां पे मेरे को दो वेरिएबल दे दिया अलग से, मेरे को म्यू और लैम्बडा दे दिया अलग से। मेरे को यहाँ तीन केस बोला हुआ है, मेरे को यहाँ पे लैम्बडा का वैल्यू और म्यू का वैल्यू डिटरमाइन करना है, गिवन किसका यूनिक सॉल्यूशन है,
इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन है? इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। मेरे को इस हिसाब से तीनों का वैल्यू डिराइव करना है। सॉरी, 3 केस का हिसाब से मेरे को वैल्यू डिराइव करना है। यूनिक सॉल्यूशन, तो सबसे पहले तो अपन D1, D2, D3 और D का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। D क्या आएगा इसमें? 1 1 1 1 2 3 1 2 एंड लैम्डा। और इसको सॉल्व करके बताओ क्या वैल्यू आ रहा है D का। क्या आ जाएगा? अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो 1 इंटू 2 लैम्डा माइनस 6 माइनस 1 इंटू लैम्डा माइनस 3 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2। तो 2 लैम्डा माइनस 6 माइनस लैम्डा प्लस 3 तो हो गया लैम्डा माइनस 3। मेरा D का वैल्यू आ गया लैम्डा माइनस 3। वैसे D1 सर्च करते हैं तो 6 10 म्यू 1 2 2 1 3 एंड लैम्डा। सिक्स इंटू 2 लैम्डा माइनस 6 माइनस 1 इंटू 10 लैम्डा माइनस 3 म्यू प्लस 1 इंटू 20 माइनस 2 म्यू तो हो जाएगा 12 लैम्डा माइनस 36 माइनस 10 लैम्डा प्लस 3 म्यू प्लस 20 माइनस 2 म्यू। अब ये दोनों साथ में आ जाएगा, म्यू वाला साथ में आ जाएगा, तो ये हो गया 2 लैम्डा प्लस म्यू माइनस 16। ये आ गया मेरा D1। सिमिलरली D2 निकालते हैं 1 1 1 6 10 म्यू और ये हो जाएगा 1 3 लैम्डा। तो हो जाएगा 1 इंटू 10 लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 6 इंटू लैम्डा माइनस 3 प्लस 1 इंटू म्यू माइनस 10 माइनस 6 लैम्डा माइनस प्लस 18 प्लस म्यू माइनस 10। ये और ये प्लस माइनस हो जाएगा, 3 म्यू और प्लस म्यू वाला प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 4 लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 8। 4 लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 8। सिमिलरली अब थर्ड वाला निकालते हैं तो D3 हो जाएगा 1 1 1 1 2 2 6 10 एंड म्यू 1 इंटू 2 म्यू माइनस 20 माइनस 1 इंटू म्यू माइनस 10 प्लस 6 इंटू 2 माइनस 2 2 म्यू माइनस 20 माइनस म्यू प्लस 10 म्यू माइनस 10। ये आ गया म्यू माइनस 10। तो मेरा चारों आंसर निकल चुका। मेरा चारों आंसर निकला। सबसे पहले D का वैल्यू निकला था म्यू माइनस 3, D1 निकला था 2 लैम्डा प्लस म्यू माइनस 16, फिर D2 निकला था 4 लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 8 और D3 निकला म्यू माइनस 10। ये 4 सॉल्यूशन मेरा निकल गए। अब सबसे पहला क्वेश्चन बोला हुआ था यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के बारे में बोला हुआ था। तो यूनिक सॉल्यूशन होने से क्या बोला हुआ था कि मेरा D0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, D0 नहीं होना चाहिए।
तो म्यू माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, या फिर म्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, सॉरी लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया कि लैम्डा का वैल्यू 3 नहीं हो सकता। इसका मतलब है 3 को छोड़ कुछ भी ले सकते हैं अपन। अब आंसर म्यू का सर्च करते हैं। म्यू के लिए क्या कोई भी रेस्ट्रिक्शन है? म्यू के लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हो सकता है मेरा म्यू 0 भी हो सकता है कोई ऐसा वैल्यू भी ले कि मेरा d1 d2 d3 0 आ जाए। तो म्यू के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो म्यू कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो म्यू का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। क्या बोल सकता हूं? कोई भी रियल नंबर हो सकता है। नेक्स्ट, सेकंड में को बोला हुआ था नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का क्या मतलब था कि मेरा d 0 होना चाहिए, d शुड बी इक्वल टू 0, या फिर लैम्डा माइनस 3। तो लैम्डा का वैल्यू हो गया 3। अगर मेरे को चाहिए कि मेरा नो सॉल्यूशन है तो लैम्डा का वैल्यू 3 होना चाहिए। अब म्यू में आते हैं। अब अगर मैं d1 और d2 से सॉल्व करूं, d1 और d2 से सॉल्व करूं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे पहले लैम्डा का वैल्यू पुट करना होगा। अगर मैं d3 पुट करूंगा तो एक बार में आंसर आ जाएगा। पुट अपन किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन तो अगर मैं d3 से पुट करता हूं तो म्यू माइनस 10 शुड बी इक्वल टू, शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अपन को नो सॉल्यूशन चाहिए। तो म्यू का वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 10। उसके अलावा म्यू का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। यहां पे पुट करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि म्यू का वैल्यू 10 नहीं होना चाहिए। कोई भी पुट करो किसी इक्वेशन में भी d1 d2 d3 हमेशा आंसर सेम आएगा। लास्ट, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में ये वाला सेम रहेगा कि d 0 होना चाहिए, तो d इक्वल टू 0, तो म्यू सॉरी लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 3। और इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में और एक कंडीशन था, क्या था कि मेरा d1 d2 d3 भी 0 होना चाहिए। तो d3 को ले लेते हैं कि म्यू माइनस 10 शुड बी इक्वल टू 0, तो म्यू का वैल्यू हो गया 10। तो 3 केस है मेरा म्यू का और लैम्डा का वैल्यू आ गया। कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट, एक और तरीका समझते हैं। अगर मेरे को एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना, सपोज मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इज 6, x माइनस वाई प्लस जेड इज 2, 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई माइनस जेड इज 1। मेरे को ये तीन इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स और जेड का वैल्यू फाइंड करना है। एक और तरीका होता है इसको फाइंड करने का। सबसे पहले अपन एक मैट्रिक्स बना लेते हैं ए क्या है? एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है, बस एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लिखना है। 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1। एक और मैट्रिक्स बनाएंगे बी, वो होगा इसका सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन 6 2 एंड 1। एक और मैट्रिक्स बनाएंगे कैपिटल एक्स, जो होगा एक्स वाई एंड जेड। दैट मीन्स अगर मैं a इंटू एक्स करता हूं, अगर मैं a इंटू एक्स करता हूं तो मेरा आंसर b आएगा। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा ये तीनों खुल के आएगा। बस इसी को अपन ब्रेक करके लिखना है। अब x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? x इज नथिंग बट a इनवर्स b। x का वैल्यू होता है a इनवर्स b। तो सबसे पहले a इनवर्स निकालेंगे, फिर उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे। a इनवर्स निकालो। a इनवर्स कल वाले क्लास में अपन समझे थे, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट। तो a इनवर्स क्या होता है? a इनवर्स इज 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a डिटर्मिनेंट निकालते हैं। यहां से अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूं तो क्या होगा देखते हैं। 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2
प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2, 0 -1 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 3, 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। डिटर्मिनेंट मेरा आ गया 6। अब मेरे को सबका कोफैक्टर्स निकालना है। अब मेरे को सबका कोफैक्टर्स निकालना है। तो a11 निकालते हैं पहले। a11 हो जाएगा 1 - 1 0, a12 माइनस लिख लेते हैं बाहर, -1 -2 तो हो गया +3, a13 प्लस होगा बाहर 1 + 2 3, a21 हो जाएगा -1 -1 +2, a22 प्लस ऑफ -1 -2, a23 माइनस ऑफ 1 -2, a31 32 33 निकालो। ये डिटरमिनेंट में इरेज करता हूं यहां से। आंसर 6 आया था मेरा डिटरमिनेंट का। डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरा आ चुका था 6, उसको लग रहा है। तो a31 प्लस ऑफ 1 + 1, a32 माइनस ऑफ 1 - 1, a33 प्लस ऑफ -1 -1 तो -2। तो ये सारा मेरा कोफैक्टर्स निकल गया। ये सारा मेरा कोफैक्टर्स निकल गया। बस अब इनवर्स लिख लो। ए इनवर्स इज 1 बाय डिटर्मिनेंट, और कोफैक्टर को अपन क्या लिखेंगे ट्रांसपोज के फॉर्म में, 0 3 3 2 -3 1 2 0 -2। ये हो गया मेरा ए इनवर्स। बस अब इसे बी मल्टीप्लाई करो, इसमें बी मल्टीप्लाई करो तो अपना आंसर हो जाएगा कंप्लीट। तो बी हो गया, सॉरी एक्स हो गया ए इनवर्स इंटू बी 1/6 0 2 2 3 -3 0 3 1 -2 multiplied with 6 2 and 1। तो 1/6 सॉल्व करते रहो इसको। तो रो 1 इंटू ये सारा हो जाएगा 6 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 3 इंटू 6 -3 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 3 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 2 -2 इंटू 1। तो 1/6 इंटू 0 प्लस 4 प्लस 2 18 -6 प्लस 0 18 प्लस 2 -2। तो ये आ जाएगा 1/6 ऑफ 6 12 एंड 18। क्या फिर 6 अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 2 एंड 3। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू हो गया 1 2 एंड 3। एक्स का वैल्यू हो गया 1, वाई का हो गया 2, जेड का हो गया 3। तो इससे पहले जो अपन मेथड किए क्रैमर्स रूल, उससे भी सॉल्व कर सकते हो, ये वाला मेथड भी सॉल्व कर सकते हो। कोई डाउट यहां तक? चलो नेक्स्ट। लियोनटिफ इनपुट एंड आउटपुट मॉडल। सीधा एग्जांपल से देखते हैं क्या बोला है।
फॉर ए टू सेक्टर इकोनॉमी विथ प्रोडक्शन सेक्टर 1 and 2, द इंटरसेक्टरल डिमांड एंड फाइनल डिमांड आर एज फॉलोज। तो मेरे को दिया हुआ है प्रोड्यूसिंग सेक्टर 1 और 2 है, रिसीविंग सेक्टर ये लोग आपस में कंज्यूम करते हैं, और एक बाहर जो डिमांड है वो एक अलग डिमांड है। तो हम लोग को तीन जगह से डिमांड आ रहा है, एक तो इंटरसेक्टरल विद इन द इंडस्ट्री, या अपन को एक फैक्ट्री से दूसरा फैक्ट्री में, और एक फाइनल डिमांड आ रहा है। सबसे पहले अपन को क्या बोला देखते हैं। सबसे पहले अपन को यहां बोला हुआ है फाइंड द टोटल आउटपुट ऑफ सेक्टर 1 and 2। सेक्टर 1 और 2 का टोटल आउटपुट मेरे को निकालना है। यहीं पे मैं टोटल आउटपुट का बॉक्स बना देता हूं। टोटल आउटपुट हो जाएगा ये सारा, ये तीनों को ऐड करेंगे बस। टोटल आउटपुट हो गया 264 प्लस 410 प्लस 206, कितना आ रहा है देखो 880 आ रहा है गेस। वैसे 2 का 528 प्लस 204 प्लस 292, $1024। ये हो गया मेरा टोटल आउटपुट ऑफ सेक्टर 1 and 2। टोटल 1 और 2 मेरा इतना इतना प्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट टेक्निकल कोएफिशिएंट। टेक्निकल कोएफिशिएंट कैसे निकलेगा? टेक्निकल कोएफिशिएंट क्या होगा? एकदम सिंपल सा चीज है। ये जो डेटा अपन को दिया हुआ है यही सब टेक्निकल कोएफिशिएंट है और कुछ भी नहीं। ये सब टेक्निकल कोएफिशिएंट हो जाएगा। फर्स्ट वाला को अपन नाम देते हैं, फर्स्ट वाला को अपन नाम देंगे x11। x11 जैसे अपन मैट्रिक्स में नेमिंग करते हैं वैसी x12। मैट्रिक्स में अपन a11 लिखते थे, यहाँ पे x11 x12 लिखे। फिर x21 x22 x21 x22। अब 206 को अपन क्या नाम देंगे? ये हो गया डिमांड 1 एंड डिमांड 2। डिमांड 1 एंड डिमांड 2। और ये जो निकला ये हो गया कैपिटल x11 या कैपिटल x1, और ये हो गया कैपिटल x2। इस तरीके से अपन इसको नाम दिए। यही है मेरा टेक्निकल कोएफिशिएंट। टेक्निकल कोएफिशिएंट पूछेगा तो ये सब अपन को लिखना है। x11 is 264, x12 is 410, d1 is 206, x1 is 880। Similarly, x21 is 528, x22 is 204, d2 is 292, x2 is 1024। करो यहां तक कंप्लीट। अब इसमें एक छोटा सा पोर्शन और होगा, क्या होगा समझते हैं। इसमें निकलेगा आप a11 a12 a21 a22 a11 a12 a21 a22, ये सब निकलेगा। a11 का फॉर्मूला होता है x11 by x1 तो 264 by x1 है 880। बस वो सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है देखो कट करके। आई गेस ये 0.3 हो रहा है। $88 से डिवाइड हो जाएगा। फिर x12 हो जाएगा x12 बाय x2। यहां ध्यान देना बाय x2 होगा 410 by 1024। 410 by 1024 ये हो जाएगा 0.4। ये हो जाएगा 0.4। x21 by कैपिटल x1 528 by 880। 528 by 880 तो ये आ जाएगा 0.6। लास्ट हो गया a22 हो गया x22 by x2 204 by 1024 तो हो जाएगा 0.2। तो ये सारा मेरा हो गया टेक्निकल कोएफिशिएंट। ये सारा हो गया मेरा टेक्निकल कोएफिशिएंट a11 a12 a21 एंड a22। तो जब भी अपन टेक्निकल कोएफिशिएंट बोलेगा सबसे पहले इसको नेमिंग करेंगे और ये चार वैल्यू फाइंड करेंगे।
फिर है फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ टेक्निकल कोएफिशिएंट। मैट्रिक्स अपना ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, बस इसको अपन को सेट करके लिखना है मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो मैट्रिक्स ए हो गया A11 A12 A21 A22, बस अरेंज करके लिख लो 0.3 0.4 0.6 0.2 0.3 0.4 0.6 एंड 0.2। तीन क्वेश्चन अपना खत्म हो गया। एक तो टोटल आउटपुट, टेक्निकल कोएफिशिएंट, मैट्रिक्स ऑफ टेक्निकल कोएफिशिएंट। नेक्स्ट लियोनटिफ मैट्रिक्स। लियोनटिफ मैट्रिक्स, अब ये क्या होता है? एकदम सिंपल सा है। लियोनटिफ मैट्रिक्स इज नथिंग बट I माइनस ए। I माइनस ए करेंगे और कुछ भी नहीं। ये 2/2 का मैट्रिक्स है तो I भी 2/2 का हो जाएगा। 0.3 0.4 0.6 एंड 0.2 0.7 माइनस 0.4 माइनस 0.6 0.8। नेक्स्ट वेरीफाई Siemens-Hawking कंडीशन ऑफ वायबिलिटी ऑफ अ सिस्टम। अब यहाँ पे अपन को ये पता करना है कि ये करना सही है या गलत है। तो इसके लिए अपन को दो चीज चेक करना होता है। एक, जो मेरा डायगोनल निकला है लियोनटिफ मैट्रिक्स का, उसका सारा नंबर्स पॉजिटिव होना चाहिए। ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल मस्ट बी पॉजिटिव। एक तो ये कंडीशन है। और क्या होगा? अगर मैं डिटरमिनेंट निकालता हूं, अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ I माइनस ए निकालता हूं, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। चेक करो 0 से ज्यादा आ रहा है क्या? इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? 0.7 इंटू 0.8 माइनस 0.4 इंटू -0.6, 7 इंटू 8 0.56 माइनस, ये दोनों माइनस माइनस है तो प्लस 0.24, तो ओवरऑल आ गया मेरे पास 0.32। ये मेरा पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब है ये मेरे लिए वायबल है, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए वायबल है। देखो यहां तक कोई डाउट है तो? ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।